गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिनांक 7/12/22 से 8/12/22 तक जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न टॉपिक है हमारा, कर्ज लगातार 5वीं बार महंगा, रेपो रेट 4 साल के उच्च स्तर पर। जो कर्ज है लगातार महंगा हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए बुधवार को रेपो दर 0.35% से बढ़ाकर 6.25% कर दी है। फरवरी 2019 के बाद 3 साल 9 महीने का यह उच्चतम स्तर है। तब भी यह दर इतनी ही थी, मतलब फरवरी 2019 का मतलब वर्ष 2019। मई से अब तक लगातार 5वीं बार वृद्धि की गई है। इस वर्ष मई से लेके अब तक ये 5वीं बार वृद्धि हुई है। इस दौरान रेपो दर 2.25% बढ़ चुकी है। रेपो दर बढ़ने से क्या होगा, सबसे पहले ये बता दें रेपो दर होती क्या है। ध्यान रखें, रेपो दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को पैसा देती है। ठीक है, जैसे एसबीआई बैंक में हम जाते हैं, कहते हैं मुझे 5 लाख कर्ज दे दो या लोन दे दो, तो वो कहती है ठीक है भैया, हम आपको 5%, 6% या जो भी उनका रेट है उससे कहते हैं कि इतने से हम ब्याज लेंगे और 5 साल के लिए हम आपको 5 लाख रुपए दे देते हैं, आप इस दर से हमें ब्याज देते रहिएगा और धीरे धीरे हमारा पैसा कट जाएगा, आप अपना काम उठा लीजिए। ठीक वैसे ही आरबीआई जो है अन्य बैंकों को, अन्य बैंक का मतलब जैसे एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, एचडीएफसी हो गई और भी अन्य बैंक है, इन सब बैंकों को पैसा देती है, वही होती है रेपो दर। रेपो दर बढ़ तो गई है जो खबर आई है, लेकिन रेपो दर बढ़ने से होगा क्या क्या ये मैं बताता हूँ आपको। आवासीय, वाहन, व्यक्तिगत समेत सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे, कर्ज थोड़े से महंगे हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा मासिक किस्त चुकानी होगी, ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगी। स्थायी जमा सुविधा जिसे शॉर्ट में एसडीएफ दर अब 6% एवं सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसडीएल और बैंक दर 6.5% हो गई है। आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो आंसर आपका रहेगा शक्तिकांत दास। ये पेपर कटेंगे उससे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, तो मई में 4.40 थी, फिर 4.9 हुई, फिर 5.40, 5.90, फिर 6.25 हुई और अभी जो हुई है 0.35 की बढ़ोतरी टोटल हुई है। मई से लेके अब तक 0.35% बढ़ोतरी हुई है और 2.25% टोटल बढ़ोतरी 2.25% हुई है और इस बार कितनी 0.35% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, किस्त को ऐसे बढ़ेगा बोल, मतलब जैसे मान लो जिसने 30 लाख, ये आवास लेख में जो रेट होती है वो 8.60 की होती है, तो 30 लाख के ब्याज पर हमें अगर ईएमआई 26,225 दे रहे थे, तो अब हमको कितनी देनी पड़ेगी 26,895, 670 रुपये और बढ़ जाएंगे ईएमआई में। ऐसे ही वाहन ऋण 10 लाख का अगर किसी वाहन का ऋण ले रखा है, तो उसमें हम अगर ईएमआई 15,836 दे रहे थे, ठीक है, 7 वर्ष की अवधि और होती है, जैसे इसमें 20 वर्ष के लिए, जो आवास के लिए 20 वर्ष के लिए किस्त बनती है और वाहन ऋण में 7 वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष के लिए किस्त है, इसमें 16,013 रुपये आपको देना पड़ेंगे, 177 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। और व्यक्तिगत ऋण जिसे बोलते हैं पर्सनल लोन कितना है 11% से दे रही थी, तो अब 11.35 से देंगे। तो पहले 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए देते थे, तो इसमें 10,871 की ईएमआई बनती थी, अब 10,959 की ईएमआई बनेगी, 88 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो ब्याज देना पड़ता है पर्सन को या व्यक्ति को, वो सबसे ज़्यादा पर्सनल लोन पे देना पड़ता है 11%। आप आवास ऋण लीजिए 8.60% ही देना पड़ता है, वाहन ऋण लीजिए 8.50, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हैं मतलब पर्सनल काम के लिए, तो उसमें 11% हमें देना पड़ता है। विकास दर 0.2% घटकर अब 6.8% है। महंगाई अब भी बढ़ रही है बराबर, अब भी चिंता का सब बनी हुई है। रुपया मजबूत हुआ 3.2% मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय संतोषजनक स्थिति में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एमसीडी में भाजपा का 15 साल का राज खत्म हुआ। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे, ठीक है, नगर निगम के जैसे बोलते हैं, तो 15 साल का वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट थी एमसीडी में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीतकर 250 सदस्यीय नगर निकाय में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो 250 सीटों पर चुनाव हुआ था जिस पर सारी पार्टियां लड़ी थी। तो दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 104 वार्डों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 9 वार्ड और 3 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते हैं। 104 पर भाजपा रही है, कांग्रेस 9 पर रही है और 3 वार्ड निर्दलीय ले गए हैं। ठीक है, आपने 134 जीती। घोषित परिणाम में 784 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 784 उम्मीदवार जो थे जिनकी जमानत भी जब्त हो गई। 370 निर्दलीय थे
कांग्रेस के 188, बहुजन समाज पार्टी के 128, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIM के 13 और आम आदमी पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार जिनकी जमानतें जब्त हुई। 4 दिसंबर को चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? आंसर है बांग्लादेश। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। इस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया? आंसर है ईरान। ईरान में काफी दिन से आंदोलन चल रहा था जिसमें लोग बुर्का का विरोध कर रही थी महिलाएं, तो उसी के परिणाम के फलस्वरूप ईरान में जो नैतिकता पुलिस थी उसको समाप्त कर दिया गया। उस पुलिस की स्थापना कब की गई थी? इन लोगों ने 2006 में स्थापित की थी ईरान ने। हाल ही खबरों में आए ओलिवियर गिरोड किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? फ्रांस। ये हैं ओलिवर गिरोड, इनकी ये तस्वीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में APRM का मेजबान है? तो आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर मेजबान है। ठीक है। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान है? तो आंसर है उदयपुर शहर। उदयपुर शहर जो भारत में आयोजित हो रही है G20 की बैठक अगले साल प्रस्तावित है हो रही है भारत में, तो उसमें मेजबान जो है वो उदयपुर शहर है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शेरपा उनके प्रतिनिधिमंडलों और G20 सदस्यों को आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख 9 अतिथि देशों सहित अन्य भाग ले रहे हैं। पहली शेरपा बैठक की चर्चा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा शुरू की गई है। अमिताभ कांत जो है शेरपा है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। ये इनकी तस्वीर है। इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वर्तमान में। B-20 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट किस देश ने लॉन्च किया? आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने लॉन्च किया गया। और ये इसकी तस्वीर है B-21 नामक जो परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर है उसकी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। और ये इसका सामने से इमेज है। इस प्लेन की खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से चलता है और दुनिया में कहीं भी जाके बॉम्ब मार सकता है। ठीक है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसे अब तक की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई इसे पकड़ नहीं सकता। पकड़ने का मतलब ये है कि ये आपके देश में जाएगा या किसी भी देश में जहाँ इसे भेजा जाएगा वहाँ जाएगा और बम गिरा के आ जाएगा। इस कोई भी रडार टेक्नोलॉजी अभी इसको पकड़ नहीं सकती। ये बहुत ही अच्छा किस्म का अमेरिका ने बनाया है अब तक की टेक्नोलॉजी का। और ये 6th जनरेशन का प्लेन है। 6th जनरेशन का प्लेन है। चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था किसे किया गया? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, शॉर्ट में SBI बैंक, इंग्लिश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो क्या है इसमें 29 शाखाओं के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। SBI की 29 शाखाएं खोली गई। यह बॉन्ड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक हो और भारत में निगमित या स्थापित हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, भारत में निगमित हो या स्थापित हो, वह इस बॉन्ड को खरीद सकता है। चुनाव बॉन्ड को एक व्यक्ति अकेले अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है भारत कहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? आंसर है फिजी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का कौन सा देश मेजबान है? आंसर है सिंगापुर। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर। ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अरुण कुमार सिंह को। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? आंसर है रजत। यह है वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप मतलब भारोत्तोलन का मतलब वेट लिफ्टिंग। जो इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं तो इस वजह से मैंने सोचा बता दूं। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। कौन सा पदक जीता है? रजत। किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय स्वच्छ सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर है भारत। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है जिसमें भारत की कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं? 4। और इसमें हमारी वित्त मंत्री जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
किस भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? एच कानिटकर को। मतलब जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसका जो कोच नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? एच कानिटकर को। भारतीय स्टार्टअप का द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है खेती में। तो ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो बनाने की हमें और अधिक प्रेरणा मिल सके। थैंक्स।